माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीजों को समझें कि ये हमने एक लाइन ले ली एशिया में, तो इसको क्या कहेंगे? ये नॉर्थ एशिया और ये क्या हो गया? साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में भी क्या कर रहे हैं? एक लाइन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया, और इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। तो अब हम लोग इस पार्ट की बात करें। इधर की बात हमने कर ली, यहां मेजर कंट्री इंडिया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर आ जाएंगे कौन? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और इसमें हम अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें, मालदीव को शामिल कर लें और श्रीलंका को शामिल कर लें, तो इधर के सारे एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप बन गया, जिसको हमने नाम दिया सार्क। अब एक दूसरे लेवल पर हम लोग बात को समझते हैं कि यहां तक भारत तक का हिस्सा आ गया था किसमें? सार्क में। अब भारत के बाद देखो यहां क्या है? यह है म्यांमार, जो पहले बर्मा कहलाता था। 1935 तक ये इंडियन टेरिटोरी के रूप में ही जाना जाता था ब्रिटिश इंडिया में। उसके बाद देखिए ये दूसरा मेजर कंपोनेंट आपका यहाँ इंडिपेंडेंट कंट्री क्या है? ये थाईलैंड है। और इस थाईलैंड के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको? वियतनाम को, लाओस को और कंबोडिया को। तो यहां कुछ मेजर कंट्री, अब नक्शे पर चूंकि देश इतने छोटे हैं कि बिल्कुल आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, शायद आप साफ नहीं देख पा रहे हो, तो आप मान लीजिए कि भारत के बाद यहां कौन है? म्यांमार। एक कंपोनेंट क्या है? मेजर कंट्री है म्यांमार। और म्यांमार के बाद क्या है सर? थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। और थाईलैंड के साथ ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसको? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो देखिए भारत के ठीक पूरब में कौन हो जाएगा? म्यांमार। ये इलाका है क्या? म्यांमार। ये इलाका क्या है? म्यांमार है। और इस म्यांमार को टच करता हुआ ये क्या है? थाईलैंड है। और इस थाईलैंड के साथ ही आप रिकॉग्नाइज कर लें किसको? तो ये है वियतनाम, ये है लाओस और कंबोडिया का टेरिटोरी। तो ये 5 कंट्री यहां हो गए। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। और उसके बाद ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इनको ज्वाइंट रूप से इंडो चाइना, हिंद चीन भी कहा जाता है, क्योंकि औपनिवेशिक काल में ये फ्रांस के उपनिवेश थे और संयुक्त रूप से फ्रांस ने इनको नाम दिया था क्या? इंडो चाइना, हिंद चीन, क्योंकि वियतनाम में चाइनीज कल्चर का मतलब डोमिनेशन है और लाओस और कंबोडिया में भारतीय कल्चर का प्रभाव है। हिंदू संस्कृति का प्रभाव दिखता है कहां? लाओस में और कंबोडिया में। वियतनाम में चाइनीज कल्चर का प्रभाव है। और इन तीनों ही रीजन को फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया था। ये फ्रेंच उपनिवेश थे, इसको एक यूनिट के रूप में वो अपना कॉलोनी बना करके इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे। तो चाइनीज और इंडियन कल्चर दोनों वाले रीजन यहां थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? इंडो चाइना। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझें, सिर्फ दक्षिण का बात हमने कर लिया और उसमें क्या देखा कि इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और नीचे में क्या देखा? श्रीलंका है और मालदीव। तो ये 8 मेजर कंट्री को यहां रिकॉग्नाइज किया। साउथ एशिया, इनको हम साउथ एशिया के नाम से जानेंगे। लेकिन इसके बाद साउदर्न पार्ट में एशिया का जो हिस्सा बच जाता है, इस पार्ट को अब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसके रिकॉग्निशन में अब क्या देख रहे हो कि सबसे मेजर कंट्री भारत के बाद यहां शुरू होता है बर्मा। बर्मा के बाद क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया के बाद क्या है? वियतनाम। वियतनाम के बाद क्या है? लाओस। और लाओस के साथ क्या है? कंबोडिया। तो 5 मेजर कंट्री यहां आते हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को ज्वाइंट रूप से कहा जाता था क्या? इंडो चाइना। अब एक मेजर इंफॉर्मेशन ये आपके लिए भी है
कि हिंद चीन या इंडो चाइना के नाम से कौन से देश रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम था, जो फ्रेंच उपनिवेश था। उसके बाद आपने दो बड़े कंट्री जो ऊपर में देखे हो क्या है, म्यांमार और थाईलैंड। तो इस तरह से ये 5 मेंबर हो गए। उसके बाद यहां पर देखो एक कंट्री आपको दिखेगा और ये है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। अब मलेशिया जो है वो ब्रेक हो गया है। एक लंबा सा ये सीरीज था और ये सीरीज ब्रेक कर गया सुनामी की वजह से कई हजार साल पहले, और ये 2 भागों में अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको। एक भाग यहां है और एक भाग यहां है, और इसी मलेशिया के बाउंड्री एरिया में एक पार्ट इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे आप कहते हो सिंगापुर। क्या कहते हो? सिंगापुर। तो देखिए एक आपका क्या हो गया, मलेशिया, दूसरा क्या हो गया, सिंगापुर, और सिंगापुर के साथ ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसको? ब्रुनेई को। किसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? ब्रुनेई को। तो ये मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, 5 इधर हुए, 5 उधर हुए। 5 ऊपर में देखा था, कौन कौन देखा था? यहां देखा था हमने क्या? बर्मा, बर्मा के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। बिल्कुल क्लियर? स्पष्ट रूप से ध्यान में लाइए बात को कि अब हम लोग क्या देख रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और इसको नाम देंगे एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या नाम दे रहा हूं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसमें एशियान ग्रुप में कितने देश आ रहे हैं? उससे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि एशियान कौन से देशों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एशिया के दक्षिणी और पूर्वी देशों को। और एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में जो देश हैं उनको हमने 10 नामों से रिकॉग्नाइज किया, रिप्रेजेंट किया, और इन 10 के यूनियन को, ग्रुप को हमने नाम दिया एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका मुख्यालय कहां है सर? इसका मुख्यालय है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी। क्लियर है? चलिए, तो हमने आपको क्या बताने की कोशिश की है उसको जरा स्पष्ट रूप से समझिए कि पहले हमने आपको परिचय दिया किसका सर? इंडिया का। और ये इंडिया को बाद में क्या बना दिया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसको शामिल कर लिया? पाकिस्तान को शामिल किया, नेपाल को शामिल किया, भूटान को शामिल किया और बांग्लादेश को शामिल किया, और इन 5 को मिलाकर के हमारा क्या बन गया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहां एक जियोग्राफिकल बेस था और वो ये था कि ये हिंदू कुश पर्वत और ये हिमालय पर्वत और ये अराकान पर्वत, ये हिंदू कुश अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अलग कर रहा है, हिमालय चाइना को इंडिया से अलग कर रहा है, और ये अराकान बर्मा से भारत को अलग कर रहा है। और इस पार्ट को, इस भूखंड को हम क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट कौन कौन हुए? तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद हमने क्या किया कि पूरे साउथ एशिया को समझने की कोशिश की और साउथ एशिया को 2 भागों में बांट दिया। इधर को क्या कहा? पश्चिमी, इसको क्या कहा? पूर्वी। तो पश्चिम भाग में जो कंट्रीज हैं उसमें 8 को रिकॉग्नाइज किया। 5 तो वही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले, 3 नए मेंबर इसमें इंक्लूड हुए, एक श्रीलंका,
और दूसरा मालदीव। कौन? मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। और तीसरा जो हिंदू कुश पर्वत के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग किया गया था, अफगानिस्तान। तो ये तीनों को जोड़ दिया तो साउथ एशिया में कितने आ गए? 8 आ गए। कौन कौन? भारत, पहले ले लेंगे समुद्री वाले को, कौन थे? मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इन 8 के समूह को क्या कहा? सार्क, जो रिप्रेजेंट कर दिया किसको? साउथ एशिया, साउथ एशिया। अब इस साउथ एशिया का इधर वाला पार्ट बच गया जिसको हम कहेंगे क्या? साउथ ईस्ट एशिया। अब इस साउथ ईस्ट एशिया को हमने क्या कहा? एशियान, ASEAN, एशियान। एशियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इनका एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनिट भी बना हुआ है। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? आसियान। और यह आसियान कितने कंट्री को कंप्राइज कर रहा है? इसको हमने अभी आपके सामने रिकॉग्नाइज किया था। फिर एक बार आप देख लीजिए, ऊपर में 5 कंट्री को रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें पहला कौन था? बर्मा। दूसरा कौन था? थाईलैंड। तीसरा कौन था? वियतनाम। चौथा कौन था? लाओस। और 5वां कौन था? कंबोडिया। फिर लोअर पार्ट में भी हमने क्या देखा? 5 मेजर कंपोनेंट्स देखे। एक क्या देखा? मलेशिया। एक क्या देखा? मलेशिया। दूसरा क्या देखा? सिंगापुर। तीसरा क्या देखा? ब्रुनेई। चौथा क्या देखा? इंडोनेशिया। और 5वां क्या देखा? फिलीपींस। तो ये 10 देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? एशियान। और एशियान का हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस कहां है? एशियान का हेड ऑफिस है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और सार्क का हेड ऑफिस है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो दोस्तों, हमने आज आपको समझाने की कोशिश ये किया कि भारत को समझने के लिए कम से कम आपको पूरे साउथ एशिया को समझना होगा, क्योंकि नक्शा पर सिर्फ भारत को आइडेंटिफाई कर लेना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल का सही जवाब, एप्रोप्रिएट आंसर पुट कर देना। तो उसके लिए इस पूरे सर्कमस्टांसेस को आपको समझना होगा, क्योंकि कल्चर के लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर, जियोग्राफी के लेवल पर और पॉलिटी के लेवल पर इंडिया एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला यूनिट होने के बावजूद बहुत सारे स्तरों पर इन सब से लिंक होगा, इन सब से जुड़ करके उसका आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश का निर्माण होगा। जैसे आपने देखा 1935 तक बर्मा हमारा पार्ट, उसके पहले चल जाए तो 12वीं सेंचुरी में थाईलैंड भी हमारा पार्ट। फिर आप इधर भी देख सकते हैं अफगानिस्तान तक महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य हुआ करता था, अशोक का हुआ करता था। तो उन सारी चीजों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए जियोग्राफी के इस मैप क्लास को आप बहुत ही ना इंटीमेसी के साथ सुनिए और समझने का प्रयास करिए। एक बार फिर से मैं पूरी चीज को स्पष्ट कर देता हूं आपके सामने, ताकि जो मेजर इंफॉर्मेशन हैं उस पर आप अपनी जबरदस्त पकड़ बना सकें। तो हमने बात करी इंडिया को समझने की। इंडिया को समझने के लिए हमने क्या कहा कि इंडिया का लोकेशन देखो, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री से 37 डिग्री लैटिट्यूड के बीच है। फिर हमने क्या कहा कि इसके लॉन्गिट्यूड वाले डायमेंशंस को देखते हैं, तो ये 97 टू 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच है। टोटल एरिया लगभग 32,84,263 वर्ग किलोमीटर का आता है। टोटल लंबाई की यदि बात करें, चौड़ाई की बात करें, इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में लेंगे। पहले साइज एंड लोकेशन। अब साइज एंड लोकेशन में हमने कहा कि इंडिया को समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। तो पहली बात हमने आपको बताया क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दूसरी बात हमने कहा कि आपको समझना पड़ेगा क्या, सार्क। क्या समझना पड़ेगा, सार्क। और तीसरी बात क्या कहा, एशियान।
अब जाकर के आपका साउथ एशिया पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। साउथ एशिया का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप श्रीलंका को, मालदीव को और अफगानिस्तान को शामिल कर लो तो ये बन जाता है क्या? सार्क। और इस तरह से दक्षिण एशिया के मामले खत्म हो जाते हैं। दक्षिण एशिया में 8 देशों को ही जानना है। दूसरी बात है कि अब दक्षिण एशिया के इस पश्चिमी भाग को रिकॉग्नाइज करना है और यहां पूरी क्लैरिटी बनानी है। तो यहां हमने आपको कहा कि पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो इंडो चाइना, हिंद चीन के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट मलेशिया, मलेशिया के ही एडजेसेंट सिंगापुर, और उसी से निकला हुआ एक भाग है क्या? ब्रुनेई। तो मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, ये इनिशियल स्टेज में एक ही लैंड मास है, बाद में ब्रेक होकर के ये थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट किए हैं और आज 3 नेशन स्टेट के रूप में है। कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। उसके साथ आप यहां एक बहुत बड़े आइलैंड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिसको आप क्या कहते हो? इंडोनेशिया। क्या कहते हो? इंडोनेशिया। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स है, मोर देन 13,000 आइलैंड्स कंप्राइजिंग बाय इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया हो गया। और इंडोनेशिया के बाद एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड आप यहां ऊपर में थोड़ा आइडेंटिफाई करोगे और ये है फिलीपींस। तो माय डियर स्टूडेंट, हियर इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द साउथ एशिया। साउथ एशिया को 2 भागों में बांटा। इधर वाले एशिया को हमने क्या कहा? सिर्फ साउथ एशिया कहा, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल याद हो गया है ना? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इसी में 3 और कंपोनेंट हम इंक्लूड कर दें। कौन? ओशियनिक नेबर जो हमारा है मालदीव, श्रीलंका और लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान, जो हिंदू कुश पर्वत के द्वारा पाकिस्तान से अलग हो रहा था और भारतीय उपमहाद्वीप से अलग हो रहा था। तो ये अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों को शामिल कर ले हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब पूरा दक्षिण एशिया का पूर्वी भाग स्पष्ट हो जाता, पश्चिमी भाग स्पष्ट हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? सार्क। फिर पश्चिमी भाग में आते हैं, तब हमें क्या मिलता है? बर्मा, थाईलैंड, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। 5 कंट्री यहां रिकॉग्नाइज करिए। पहले 5 को रिकॉग्नाइज करिए। सबसे पहला कौन है? बर्मा। बर्मा के एडजेसेंट कौन है? थाईलैंड। और थाईलैंड के एडजेसेंट है इंडो चाइना। इंडो चाइना में 3 कंट्री हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो क्या रिकॉग्नाइज होता है? मलेशिया। मलेशिया के साथ सिंगापुर, मलेशिया के एडजेसेंट, उसी के मतलब कि एज किनारे पर स्थित है। और तीसरा क्या है? ब्रुनेई। और ब्रुनेई के साथ आप रिकॉग्नाइज करिए चौथा क्या? इंडोनेशिया, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और लास्ट फिलीपींस। इस तरह से 10 देशों का समूह हुआ। कौन कौन हुआ? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इन 10 देशों के समूह को हम क्या कह रहे हैं? एशियान। तो माय डियर स्टूडेंट, हियर इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द साउथ एशिया। साउथ एशिया को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। अगली बार हम नॉर्थ, मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया जैसे जो टर्म आप सुनते रहते हैं, इन सारे कंपोनेंट को मैं इतने ही क्लैरिटी के साथ आपके बीच लाऊंगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट वीडियो का।
आज के वीडियो में बस इतनी ही बात कहनी थी कि आप साउथ एशिया, जहां हमारा प्यारा हिंदुस्तान लोकेटेड है, उसको आप समझ सकें। तो उसको समझने के लिए हमने कितने स्तरों पर बात की, इन सारे स्तरों पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप समझिए कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत का साइज क्या है। दूसरा हमने क्या कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप, समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। और यदि आप उपमहाद्वीप को समझते हैं तो यहां 5 देशों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ आप किसको समझिए, दक्षेश को समझिए। तो 3 और देश इसमें जुड़ जाते हैं, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और इस तरह से एशिया के साउदर्न पार्ट का वेस्ट हिस्सा क्लियर हो जाता है। ईस्ट पार्ट को देखने के लिए आपके सामने कंसेप्ट लाया किसका, एशियान का। और एशियान में आपने कितने देशों को देखा, 10 को। दक्षेश में कितने देखा, 8 को। अभी 18 कंट्री का लोकेशन और इनका आपस में जो बाउंड्री शेयर करने का स्टेटस है वो आपके सामने स्पष्ट किया गया। अब आपके सामने काम होगा कि हमने तो आपको सिर्फ को पूरे दक्षेश का राजधानी बता दिया कि देखिए दक्षेश का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां है, काठमांडू में है, नेपाल में है। और एशियान का कहां है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अब इन सारे देशों की राजधानी आपको याद कर लेनी, और वो कहीं से भी अवेलेबल है, उसमें टीचर का कोई भूमिका नहीं है। आपको कोई गाइड नहीं की जा सकती कि इसका राजधानी यही का है, वैसा कोई बात वहां होता नहीं है जिसको समझाया जा सके। तो ये 8 देश जो है कहां, सार्क में, और ये 10 देश कहां है, एशियान में। और इस तरह से एशिया का जो साउदर्न पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब इस साउदर्न पार्ट की क्लैरिटी आप हासिल कर लेंगे तो फिर हम इधर थोड़ा पश्चिम की ओर या सेंट्रल एशिया की ओर आपको ले चलेंगे। और वहां जाने के बाद धीरे धीरे हम पूरे एशिया को समझ लेंगे, फिर यूरोप को समझेंगे, और इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट को जब हम समझ लेंगे तो फिर जियोग्राफी क्या, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के एनल्स भी देखिएगा आपके सामने कितनी क्लैरिटी के साथ उपस्थित हो जाएगा। और तब किसी भी सवाल का जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।